हेलो लर्नर्स। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न बिहाइंड दैट वाज just to minimize the control of East India Company and just to weaken the power of East India Company। और उस डबल गवर्नमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन हुआ था। और दोनों को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके अंडर में अलॉट किए गए। राइट। तो आज हम देखेंगे, इससे इससे फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। राइट। तो देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। राइट। सो ये क्या है? ये है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है। चार्टर एक्ट 1833 is the final step of centralization, right? All the legislative powers of Bombay and Madras are now given to the Governor General of Bengal totally। दैट मीन्स इसके पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जब पावर्स जो दिए गए थे, बॉम्बे एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स जो दिए गए थे, वो पार्शियली दिए गए थे, या सम अमाउंट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ दैट, उनका उनका जो पावर थे वो डाइल्यूट किया गया था। राइट। लेकिन अब जो है चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास का जो था वो टोटली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अलॉट किया गया। राइट। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है कि कैसे चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। राइट। सो इट बिकेम अ वन मैन शो। मतलब कैसे हुआ कि वन मैन शो किस तरह से हुआ? जैसे देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थे बॉम्बे एंड मद्रास के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिए गए। राइट। उसके बाद क्या हुआ कि इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब क्या हुआ कि अगर कोई 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 इंडिविजुअल अगर गवर्नर जनरल ऑफ द होल इंडिया अगर हुआ, तो क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में उस एक आदमी का कंट्रोल रहेगा। राइट। तो सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक वन मैन शो हो गया। राइट। कि किसी भी एरियाज में अगर लेजिस्लेटिव चेंजेस करना है, किसी भी एरियाज में अगर न्यू रेगुलेशंस लगाना है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वहां वहां दखलदारी रहेगा। राइट। इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिंग बने। राइट। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। राइट। Hence, the Charter Act 1833 is the final stage of centralization of governance in India. So, final stage of centralization कौन सा है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। राइट। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ क्या याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कौन बना? विलियम बेंटिंग। राइट। इसके बाद देखेंगे, बट व्हाई आर ब्रिटिश गवर्नमेंट डूइंग सेंट्रलाइजेशन? क्या क्या पर्पस है सेंट्रलाइजेशन का? जस्ट टू बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल इंडिया। राइट। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। एंड चार्टर एक्ट 1833 वाज द फाइनल स्टेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये आपको याद रखना। राइट। सो सेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट द कॉलोनाइजेशन। राइट। अब हम जैसे कि हम देखते आए हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी कहते हैं ना, कॉलोनी जो वर्ड यूज किया गया है, सो वो क्या है? वो एक कॉलोनाइजेशन है। सो सेंट्रलाइजेशन जो किया चार्टर एक्ट 1833 ने, जिसके माध्यम से क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंट्रोल स्थापित हुआ। राइट। और लेजिस्लेटिव पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आया। राइट। सो ये क्या है? ये एक प्रकार का सेंट्रलाइजेशन है, जो कि बाद में जिसको कि हम बाद में कॉलोनाइजेशन का रूप देंगे। राइट। कॉलोनाइजेशन कहेंगे। राइट। So now India became the British colony by the Charter Act 1833। ये आपको याद रखना है कि इंडिया became British colony officially। राइट। ऑफिशियली इंडिया became a British colony किसके माध्यम से? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। राइट। एंड सो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिंक है। एंड चार्टर एक्ट ये क्या है?
चार्टर एक्ट 1833 क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन है ना, और कॉलोनाइजेशन इसमें स्थापित हो फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोल ओवर इंडिया इज नाउ कंप्लीटेड बाय द चार्टर एक्ट 1833। ये आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोल ओवर इंडिया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक जो था, है ना, तो उसका क्या था, उसका क्या 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 पावर था, पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल पावर था, राइट। सो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल कंट्रोल ओवर इंडिया इज नाउ कंप्लीट बाय द चार्टर एक्ट 1833, राइट। एंड लॉज आर नाउ कॉल्ड एज एक्ट्स। ये भी आपको याद रखना है कि पहले जो लॉज कहा जाता था उनको पहले जो लॉज थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो है इसको किसी भी प्रकार के जो लॉज जो बनाए जाते थे लेजिस्लेचर के माध्यम से, उनको अब एक्ट्स के नाम से जाना जाता है, राइट। अर्लियर laws were called regulations which was primarily executive था, right, but now it got legislative sanctions and now called as acts, right. So this was about charter act 1833। इसके बाद देखेंगे चार्टर एक्ट 1853, राइट, 20 साल बाद, है ना। तो चार्टर एक्ट 1853 के बारे में देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज लास्ट चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट को क्या कहते हैं, लास्ट चार्टर एक्ट और लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज द कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल नॉट फुलफिल्ड। एक चार्टर एक्ट तो हर 20 साल में बन रहा था, कुछ खामियां थी, उनको उनको रेक्टिफाई किया जा रहा था, बट स्टिल स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी को फुल्ली कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फुल्ली कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। इसका मतलब क्या है कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस है, इसका मतलब ये है कि ये एक हायर सिविल सर्विसेज था। उस वक्त क्या था, टू टाइप्स ऑफ सिविल सर्विस था। एक को कहा गया लोअर सिविल सर्विस और दूसरे को कहा गया हायर सिविल सर्विस। हायर सिविल सर्विस के अंडर में हायर सिविल सर्विस को आल्सो नोन एज कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। इसका मतलब क्या है, देयर वाज नो ओपन एग्जामिनेशंस, राइट। मतलब नो ओपन एग्जामिनेशन मतलब क्या है कि इसमें इंडियंस को कोई जगह नहीं था, ठीक है। और बट द एग्जाम वाज बेस्ड ऑन हेलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम। अब ये हेलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम क्या है, दैट इज आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, मतलब हेलीबरी कॉलेज, राइट। हेलीबरी कॉलेज में एडमिशन करने के बाद क्या होगा कि यू विल डायरेक्टली बिकम सिविल सर्वेंट। अगर सपोज सपोज आप अगर हेलीबरी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो, राइट, तो आपको डायरेक्टली सिविल सर्वेंट बना दिया जाएगा। बट इंडियंस के लिए वो ये प्रोविजंस अवेलेबल नहीं थे, राइट। सो हेलीबरी कॉलेज में ये प्रोविजंस थे जहां पर इंडियंस को इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था, राइट। तो वही कहा गया है कि द एग्जाम वाज बेस्ड ऑन हेलीबरी पैट्रोनेज सिस्टम, राइट, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और हायर सिविल सर्विस, राइट। हेलीबरी कॉलेज में एडमिशन जब लेंगे आप, तो उस वक्त क्या होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनको स्पॉन्सरशिप देगा, राइट। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का था, है ना। तो देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी वाज ऑब्वियसली लॉयल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर सपोज सपोज आप देखो कि अगर मैं अगर आपको अगर स्पॉन्सरशिप करता हूँ आपके फर्दर एजुकेशन के लिए या फिर किसी जॉब के लिए, है ना, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में जाके आप मेरे लिए लॉयल रहोगे ना। तो उसी प्रकार अगर ब्रिटिश अगर कोई स्टूडेंट, ब्रिटिश अगर कोई अगर ब्रिटिश इंडिविजुअल अगर उस हेलीबरी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहेगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको एडमिशन के लिए स्पॉन्सरशिप देगा, है ना। और उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी बाद में जाके ब्यूरोक्रेट जो भी होगा, है ना, उस हेलीबरी पेट्रोनेज सिस्टम के माध्यम से वो वो लॉयल रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि इस चार्टर एक्ट 1853 ने ये जो इशू था इसको इसको काउंटर करने के लिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विस को एन ओपन एग्जामिनेशन बना दिया। पहले था
ये क्लोज्ड एग्जामिनेशन था, मतलब ये ओपन था, ओपन हर किसी के लिए ओपन नहीं था। तो क्या हुआ, बाद में चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और हायर सिविल सर्विस जो था उनको ओपन एग्जामिनेशन बना दिया गया, इंक्लूडिंग इंडियंस। अब इसमें क्या हुआ, इंडियंस को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, राइट। और चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से ही एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आपको याद रखना कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया, आपको ऑप्शंस में, आपको एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा, तो चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडेफिनिट एक्सटेंशन दिया गया, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो चार्टर एक्ट 1853 के बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई, दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। और जिसने क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मास लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इंडियंस जो है रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, राइट। सो इट शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, इट शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। एंड देयरफॉर दे पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया, राइट। सो दिस वाज द क्रोनोलॉजी कि और एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1853 1858 पास करने के बाद, है ना, क्या हुआ कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो गया। इसको हम फर्दर क्लास में देखेंगे, राइट।